सुमित्रा घर के बाहर खड़ी होकर अपनी कुछ पड़ोसन से बातें कर रही होती है। सुमित्रा बहन, अब तो तुम बहुत खुश होगी, आखिर तुम्हारे बेटे की बहुत जल्दी शादी जो है, अब तुम्हें तुम्हारा घर खाने को नहीं दौड़ेगा। बिल्कुल सही कह रही हो बहन, तुम नहीं जानती पर बहू के आने से मैं तो बहुत खुश हूँ। घर में कोई नहीं रहता, बेटा भी काम पर चला जाता है, सारा दिन अकेले घर में बोर हो जाती हूँ। पर अब बहू आएगी तो उससे ढेर सारी बातें करूँगी। सुमित्रा अपने बड़े से घर में अपने बेटे अमित के साथ अकेली रहा करती थी। अमित जब 20 साल का था तब उसके पिता का देहांत हो गया था, जिस वजह से वो अपने गांव से शहर शिफ्ट हो जाता है। शहर में सुमित्रा नई थी, इसलिए मोहल्ले की सिर्फ 1-2 औरतों से ही बात करती और सारा दिन घर में अकेली बोर होती। पर जब बेटे का रिश्ता लगा तो उसकी खुशी दुगनी हो जाती है। समय गुजरता है और बहुत जल्द सुमित्रा की बहू बबीता घर में आती है। बहू, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। अब तुम ही इस घर की मालकिन हो, इसलिए ये मत सोचना कि सास से कुछ पूछ कर करूंगी। सच में माँ जी, आप तो बहुत अच्छी हैं, वरना मैंने तो आज तक अपनी सारी फ्रेंड्स के मुंह से अपनी सास की बुराई सुनी थी, पर आप तो सबसे अलग है। अच्छा माँ, अब हम थोड़ा आराम कर लेते हैं, शादी की वजह से हम दोनों ही बहुत थक गए हैं। इतना बोलकर अमित और बबीता अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिन बाद अमित अपने ऑफिस को शुरू कर लेता है और बबीता घर पर रहती है, जहाँ सुमित्रा सुबह से लेकर शाम तक बस अपनी बहू से बातें करती रहती है। बहू कहाँ जा रही है? तू मेरी बात तो सुनती जा। जानती है, जब तेरा पति 5 साल का हुआ तब जाकर उसने बिस्तर पर सुसु करना बंद किया। तुझे नहीं पता, पर एक दिन तेरे ससुर जी ने उसे बहुत मारा था। माँ जी, आप सुबह से 5वीं बार मुझे ये बात बता चुकी हैं। अच्छा, अब आप टीवी देख लीजिए जब तक मैं खाना बना लेती हूँ। पूरे दिन अपनी सास से बात करके बबीता परेशान हो जाती है और बहाने बनाकर रसोई में खाना बनाने जाती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और हर वक्त सुमित्रा अपनी बहू के पास बैठकर बातें करती रहती है, जिससे बबीता परेशान हो जाती है और एक रात अपने पति से कहती है, अम्मी, तुम्हारी माँ कितनी बातें करती है। मैंने तो सोच लिया मैं अपनी छुट्टी कैंसिल करूंगी। जब तुम्हें दोबारा छुट्टी मिले तब मैं भी छुट्टी ले लूंगी। हनीमून हम 1 महीने बाद करेंगे। अभी मुझे अपने ऑफिस ज्वाइन करना जरूरी है, वरना तुम्हारी माँ मुझे खा जाएगी। मुझे पता था तुम माँ की बातों से परेशान हो जाओगी। माँ शुरू से ही बातूनी है, उनको अच्छा लगता है हर वक्त बात करना, पर कोई बात ही नहीं। अगर तुम ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हो तो कल से चली जाओ। बबीता बिना अपनी सास को बताए अगले दिन से ऑफिस ज्वाइन कर लेती है और जब सुबह बबीता अमित के साथ तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने लगती है तो सुमित्रा काफी हैरान होती है। बहू, तूने भी ऑफिस के कपड़े पहन लिए, तू भी ऑफिस जा रही है क्या? पर तूने तो मुझे बताया ही नहीं। माँ, इसमें बताना क्या था? तुम तो जानती हो ना कि बबीता पहले भी जॉब करती थी, आज नहीं तो कल उसे ज्वाइनिंग करनी थी। और माँ जी, आपने ही तो कहा था ना कि मैं इस घर की मालकिन हूँ, इसलिए मुझे आपसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ बहू, कहा था, पर पूछना ना सही, पर तुझे मुझे बताना तो चाहिए था ना। पर कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल तुझे ऑफिस जाना ही था, इसलिए तू आज से ही जा और अच्छे से काम करना। सुमित्रा अपना छोटा सा दिल करके अपने बेटे बहू को ऑफिस के लिए भेज देती है और पूरे दिन घर में टीवी देखती है और सोती है, पर तब भी उसका दिन नहीं गुजरता, इसलिए वो शाम को घर के बाहर आकर बैठ जाती है। अब मोहल्ले की कुछ औरतें उसके पास आकर उससे बातें करती हैं। क्या हुआ बहन, पिछले 4-5 दिनों से तुम दिखी नहीं रही? बहू आई तो बहू से ही सारी चुगलियाँ कर ली क्या? हाँ बहन, कुछ ऐसा ही समझ लो, पर अब तो बहू बेटे दोनों ऑफिस जाने लगे हैं। सोचा था बहू आएगी तो बहुत सारी बातें करूंगी, पर लगता है मुझ बुढ़िया की जिंदगी में अकेले रहना ही लिखा है। अरे बहन, हम औरतों के साथ तो ऐसा ही होता है, शादी के बाद सब छूट जाता है, फिर पति और बच्चों के दोस्त ही हमारे दोस्त होते हैं, फिर एक समय ऐसा आता है कि बच्चे भी बिजी हो जाते हैं और हम बूढ़े बुजुर्ग अकेले। पड़ोसियों से बात करते करते कब शाम से रात हो जाती है सुमित्रा को पता ही नहीं चलता और उसके बेटे बहू जब घर आते हैं तो सुमित्रा को बाहर देख उनका मुंह बन जाता है। सुमित्रा भी अपने बच्चों को देख अंदर आती है और खाना बनाने के लिए तुरंत रसोई में जाती है। माँ, तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया, हमें देखकर खाना बनाने के लिए जा रही हो? माँ जी, रहने दीजिएगा, खाना नहीं बना तो हमें बहुत भूख लगी है। एक काम करते हैं, आज बाहर से कुछ ऑर्डर करके खा लेते हैं। बबीता सुमित्रा को खाना बनाने से मना कर देती है और ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर देती है। आधे घंटे में उनका खाना आ जाता है, जिसे पूरा परिवार एक साथ खाता है और खाते हुए भी सुमित्रा अपने बहू बेटे से बातें करती है। बहू, कैसा रहा तुम्हारा ऑफिस का पहला दिन? वैसे तुम दोनों हनीमून के लिए कब जा रहे हो? तुम्हें पता है, मोहल्ले की सारी औरतें मुझसे पूछ रही थी तुम दोनों के बारे में। तुम दोनों कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे? माँ, कम से कम खाना खाते टाइम तो शांत रहा करो, आपका तो किसी भी वक्त मुंह बंद रहता ही नहीं है।
अमित और बबीता की बेरुखी से सुमित्रा जल्दी से खाना खत्म करती है और अपने कमरे में चली जाती। अगले दिन भी अमित और बबीता सुमित्रा से कुछ नहीं कहते और बिना नाश्ता किए ऑफिस के लिए निकल जाते। क्योंकि अब सुमित्रा अकेली थी इसलिए वो अपने लिए भी कुछ नहीं बनाती और घर की बालकनी में खड़ी हो जाती है जहाँ उसकी पड़ोसन की बहू अपने सास ससुर को नाश्ता दे रही होती है। तभी सपना की नजर सुमित्रा पर जाती है। उसको बालकनी में उदास देख सपना उससे कहती है, क्या हुआ आंटी जी, आप बालकनी पर ऐसे उदास क्यों खड़ी हैं? हमारे घर आओ, नाश्ता कर लो, मैंने आलू के पराठे बनाए हैं। अरे नहीं बहू, मैं अपना नाश्ता बनाने जा ही रही थी। वो आज बच्चे बिना नाश्ता किए चले गए इसलिए सोचा थोड़ी लेट से नाश्ता बनाऊं। अरे सुमित्रा बहन, अब अकेले अकेले क्या ही नाश्ता बनाओगी? हमारे घर में आ जाओ, गप्पे मारेंगे। और मेरी बहू तो तुम्हारी तरह बिल्कुल बातूनी है। पड़ोसियों के काफी कहने पर सुमित्रा उनके घर चली जाती है। पड़ोसन की बहू सपना सुमित्रा को भी आलू के पराठे देती है जिसे खाकर सुमित्रा को काफी अच्छा लगता है। अरे बहू, तुमने आलू के पराठे तो बहुत अच्छे बनाए हैं, मजा आ गया खाकर। इसीलिए तो आंटी मैं आपको भी बुला रही थी। मैं तो कहती हूँ आप दोपहर में हमारे घर आ जाया करो खाने के लिए। अकेले खाओगी, अकेले रहोगी तो ज्यादा बोर हो जाओगे। हाँ बहू, देखती हूँ। देखना क्या है सुमित्रा, कौन से तुम्हारे घर में कोई रहता है? तुम अकेले तो रहती हो, तो आ जाया करो। सपना के घर में जाकर सुमित्रा को काफी अच्छा लगता है और वो पूरे दिन उसी के घर में रहती है। और रात को जब 7 बजते हैं तो उसके घर से निकलने लगती है, पर निकलते हुए भी घर के दरवाजे पर खड़ी होकर बात करने लगती है। सपना बहू, तुम तो सच में बड़ी ही हंसमुख हो। जिसके घर में ऐसी बहू हो उसकी सास कभी बोर ही नहीं हो सकती है। सुमित्रा जब घर के दरवाजे पर खड़ी होकर अपनी पड़ोसन और उसकी बहू से बातें कर रही होती है तभी बबीता ऑफिस से आती है और अपनी सास को हंस कर अपनी पड़ोसन से बातें करता देख बबीता जलते हुए अपने पति से कहती है, देख रहे हो अपनी माँ को, इन्हें हर वक्त कोई बात करने के लिए चाहिए। घर में तो उनके कदम टिकते ही नहीं है। जब देखो पड़ोस की औरतों के साथ गप्पे मार रही होती हैं। बस यही वजह है कि मैंने दोबारा से ऑफिस ज्वाइन किया, वरना मैं तो घर में ही रहना चाहती थी। तुम अपनी माँ को समझाओ कि चुगली चपाटी करना बंद करें। हो ना हो पड़ोसियों के घर में जाकर ये हमारी चुगली करती है। मैंने माँ को कितनी बार बोला है बातें थोड़ा कम किया करें, पर यह है कि सुनती नहीं। 7 बजे भी घर के बाहर ही खड़ी है। अपनी माँ को पड़ोस की औरतों से बात करता देख अमित को बहुत गुस्सा आता है और वो सबके सामने ही अपनी माँ पर चिल्लाने लगता है। माँ, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरी बीवी ने दोबारा से ऑफिस ज्वाइन कर लिया। आखिर तुम इतनी बातें लाती कहाँ से हो? तुम्हारा पेट नहीं भरता क्या? होना हो पक्का तुम मेरी बीवी की चुगली करती हो, तभी तो पूरा दिन खत्म हो जाता है, पर तुम्हारी बातें नहीं। हे भगवान, कितनी नालायक औलाद है। ये अच्छा हुआ जो भगवान ने मुझे ऐसी संतान नहीं दी। तुम दोनों को शर्म नहीं आती अपनी विधवा माँ को अकेले घर में छोड़कर जाते हुए? तुम्हारी माँ पूरे दिन अकेले घर में बोर हो जाती है, इसीलिए हमसे बात करती है। अगर तुम्हारी बीवी 2 मीठे बोल अपनी सास से बोल लेगी, घर में रह लेगी, तो क्या उसका मुंह घिस जाएगा? एक मेरी बहू को देखो जिसने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी ताकि मैं घर में अकेली न रहूं, और एक अपनी बीवी को देख। मोहल्ले की औरतों की ऐसी बातें सुनकर अमित और बबीता की नजरें शर्म से झुक जाती हैं और वो लोग दुखी होकर घर जाते हैं। आज सुमित्रा काफी उदास और चुप थी, जिसे देख बबीता अपनी सास से कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। आपकी बातों से परेशान होकर मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया, पर कभी आपको समझा ही नहीं कि आप सारा दिन घर में बोर हो जाती हैं। आप अपने जीवन में भी अकेली हैं और इस घर में भी। जाने अनजाने में मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। हाँ माँ, मुझे भी माफ कर दीजिए। पिताजी के जाने के बाद मैंने सोचा ही नहीं कि आपको मेरी और एक परिवार की कितनी जरूरत होगी। माँ जी, अब मुझे एहसास हो रहा है कि ऑफिस से मेरे आने के बाद आपको कितनी खुशी मिलती है, पर उस समय मैं ये नहीं समझ पाई। लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। अब आपको जितनी बातें करनी है आप मुझसे कर सकती हैं। बबीता के इस फैसले से सुमित्रा को काफी खुशी होती है और अगले दिन से बबीता घर में रहती है, जहाँ दोनों सास बहू पूरे दिन बात करती हैं। मीरा अपने माँ बाप और एक भाई के साथ रहती थी। मीरा का रंग काला था, जिसकी वजह से बचपन से ही उसे माँ बाप का सच्चा प्यार नसीब नहीं हो सका। सिर्फ मीरा का भाई ही था जो थोड़ी बहुत हमदर्दी मीरा से रखता था। अब दोनों ही भाई बहन बड़े हो चुके थे। मीरा। हाँ माँ। अरे पागल, तेरा भाई ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई के लिए जा रहा है और तू है कि उसकी पैकिंग वगैरह में भी जरा सी भी मदद नहीं करवा रही है। ऑस्ट्रेलिया? मीरा ये सुनकर चौंक गई, क्योंकि उसके माँ बाप ने तो बस उसे 12वीं कक्षा तक ही पढ़ाया था और उसके भाई को वो लोग ऑस्ट्रेलिया भेज रहे थे। माँ, अगर भाई जा रहा है तो आप मेरी भी पढ़ाई को प्लीज दोबारा से शुरू करवा दो ना। मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे भी ऑस्ट्रेलिया ही जाना है, लेकिन मैं भी आगे पढ़ना चाहती हूँ। क्यों? पढ़ लिख कर क्या तुझे प्रधानमंत्री बनना है? रेखा की बात सुनकर मीरा चुप हो गई, लेकिन तभी मीरा का भाई और बाप अंदर आ गए और तब कैलाश बोला, माँ, वैसे मीरा सही ही तो कह रही है।
आप इसकी भी पढ़ाई को दोबारा से शुरू करवा सकती हो। पढ़ाई लिखाई कभी बेकार नहीं जाती है। इस काली के ऊपर लगाया गया पैसा सिर्फ बेकार ही जाएगा। अरे इसे पढ़ाने लिखाने से बेहतर है कि मैं इसकी शादी के लिए उन पैसों से दहेज वगैरह इकट्ठा कर दूं। और तू मुझे क्यों समझा रहा है? रेखा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। फिर रेखा से आगे ना मीरा बोली और ना ही कैलाश। और कुछ ही देर बाद मीरा का भाई कैलाश अपनी पैकिंग वगैरह पूरी करके ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल गया। भगवान बस मेरे बेटे को अपनी दया दृष्टि के साथ विदेश पहुंचा देना। रेखा ऐसा बोल ही रही थी कि तभी उसकी नजर मीरा पर पड़ी, जो आगे ना पढ़ पाने की वजह से बहुत ज्यादा दुखी थी। क्या है, इतना बुरा मुंह बनाकर क्यों खड़ी हुई है? माँ, मैंने बचपन से आपसे कुछ नहीं मांगा। हाँ, अच्छा किया जो नहीं मांगा। तुझे जितना दे रहे हैं क्या उतना काफी नहीं है? लड़कियों का ज्यादा आगे तक पढ़ाई करना जरूरी नहीं है। आगे को तो तुझे भी ससुराल वालों के लिए चूल्हा चौका ही करना है। अब अपने इस मुंह को सीधा कर ले। एक तो तेरी शक्ल पहले ही अजीब है, ऊपर से और अजीब उसे बना रखा है। रेखा बेचारी मीरा से हमदर्दी दिखाने के बजाय उसे डांट कर चली गई। बचपन से ही मीरा ने इस भेदभाव को बर्दाश्त किया था। ऐसे ही देखते देखते दिन बीतने लगे और मीरा का एक गरीब से परिवार में रिश्ता पक्का हो गया। वैसे लड़के वाले बहुत गरीब हैं। अरे कोई नहीं जी, जरा अपनी बेटी को तो देखो। शुक्र है कि इस कल्लो का रिश्ता हो गया, वरना मुझे तो डर था कि कहीं ये सारी जिंदगी कंवारी ही ना रह जाए। अब जब बात बन गई है तो बस बनी रहने दो। मीरा के लिए किसी अच्छे घराने का रिश्ता आना मुश्किल था, इसीलिए गोपाल और रेखा ने गरीब परिवार में ही उसका रिश्ता पक्का कर दिया। और कुछ ही समय बाद मीरा की शादी भी हो गई। लेकिन इस सब की विदेश में पढ़ाई कर रहे भाई कैलाश को कुछ भी खबर नहीं थी। अब मीरा की शादी हुए लगभग 1 महीना बीत चुका था। ससुराल गरीब होने की वजह से मीरा को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। माँ जी, आज खाने में क्या बनाना है? बहू, तेरा पति गया तो था साहूकार से थोड़े पैसे उधार मांगने, लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया। अब तो पानी पीकर ही काम चला लेते हैं। कल देखेंगे कि क्या करना है। जी। उस रात सभी ने भर पेट मटके का पानी पिया और सभी सो गए। मीरा को उसकी ससुराल में 2 वक्त की रोटी भी कभी कभी ही नसीब होती थी। एक अमीर घराने से आई हुई लड़की के लिए ऐसे हालात झेलना कठिन था, लेकिन मीरा सब कुछ बस चुपचाप झेल रही थी। ऐसे ही सिलसिला चलते चलते काफी समय बीत गया और अब तो मीरा मां भी बन चुकी थी।